हेलो एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा पीरियड के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो लेक्चर का जो पर्पस है वो ये है बताना कि भाई देखिए, आप लोगों को भी पता है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और चल भी रहा है कि अगस्त एंड या सितंबर में जो है वो उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और उसकी वैकेंसीज आने वाली हैं जो पिछले कई सालों से नहीं आई हैं, जिनका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। तो अगर हमें जब लिटरेचर को पढ़ना ही है तो लिटरेचर को पढ़ने में सबसे पहले उसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने लिटरेचर, हालांकि इस चैनल पे मेरे बहुत सारे लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस भी पड़े हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आज जो ये लेक्चर जो स्टार्ट करा है और आगे मैं इसे कंटिन्यू भी करूंगी, तो उसमें जो है मैं आप लोगों को रेनेसा पीरियड के बारे में आज बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए रेनेसा पीरियड के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री को अगर इंटरेस्टिंग तरीके से समझा जाए तो हिस्ट्री बहुत ही जो है वो अच्छी होती है और वो जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो समझने में आसानी होती है। देखिए, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कोई भी पीरियड आपको जो है वो ढंग से याद नहीं रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए रेनेसा पीरियड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे इसमें एक वर्ड आप लोगों को बताना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसांस। इस रेनेसांस नाम के वर्ड का मीनिंग क्या है? देखिए, रेनेसांस जो है इसका मीनिंग है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ या रिवाइवल। अब ये रीबर्थ या रिवाइवल किस चीज का? रिवाइवल ऑफ Greek learning, revival of Greek learning, ये है रेनेसांस का मीनिंग, रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग। अब इसके बारे में समझते हैं कि जो मैं समझा रही हूं आपको कि क्या मतलब है मेरी बात का। देखिए, टर्क्स एक बहुत ही बार्बरस जो है वो कौम थी और उन्होंने ग्रीस में कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जो कि उस समय लर्निंग का सेंटर माना जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि एक लर्निंग का सेंटर माना जाता था, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन्होंने ना केवल उनके शहरों को लूटा बल्कि उनकी जो लर्निंग थी, उनके जो स्कल्पचर्स थे उन्हें बर्बाद किया। और एट लास्ट 1453 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको, कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर टर्क्स का अधिकार हो गया। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाता है ये। 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया और वहां पर टर्क्स का, ग्रीक्स को वो जगह छोड़नी पड़ी और टर्क्स जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर उनका पूर्ण अधिकार हो गया। तो जी इससे रेनेसा का क्या लेना देना है समझे? ग्रीस जो है वो माना जाता है कि वही जो है वहीं से लर्निंग जो है वो शुरू हुई। जो क्लासिकल लर्निंग है उनका जो मुख्य क्षेत्र, वो जो मुख्य माना जाता है कि कहाँ से इनका उद्भव हुआ, तो वो ग्रीस से माना जाता है। तो जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स थे वो अपने साथ अपनी किताबें, अपने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी हुई थी वो लेकर जो है वो पहुंचे रोम, इटली में। और वहां पे उनका एटमॉस्फेयर जो है वो उनको अपने अनुकूल लगा। और जब इटली के लोगों ने उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और उन्हें लगा ये तो बहुत आगे है। तो सबसे पहले रेनेसा की जो शुरुआत हुई वो 14वीं सेंचुरी में जो है वो किसमें हुई? इटली में शुरू हो गई। अब इसमें लेट 15 सेंचुरी में जो है वो स्टार्ट हुआ, 14वीं नहीं 15 सेंचुरी में इटली में जो है, क्योंकि उन्होंने इटली में ही जो है वो रिफ्यूज लिया था, तो 15 सेंचुरी में रेनेसा की शुरुआत हो गई। सबसे पहले रेनेसा जो है कि जो उसकी शुरुआत हुई वो कहाँ पे हुई? इटली। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, रेनेसा रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग। रेनेसांस जो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। लर्निंग किस चीज की? ग्रीक नॉलेज की जो है वो पुनः जन्म हुआ उसका।
तो सबसे पहले इटली में जो है वो, अब मैंने आपको बताया कि इटली के स्कॉलर्स ने जब वो पढ़ा, उन्हें भी लगा कि भाई हम लोग जहां पर थे वहां से ये बहुत ज्यादा आगे है, तो उनके दिमाग में, उनके सोचने के तरीके में और स्कल्पचर्स में, जिस तरीके का पेंटिंग्स में जो जो परिवर्तन आए, वो सब किसकी वजह से आए, उन ग्रीक स्कॉलर्स की राइटिंग्स की वजह से, जो वो लोग अपने साथ लेकर आए थे। इटली के बाद जो रेनेसां है वो कहाँ पे चला, इट वेंट टू जर्मनी। ये इसका इस तरीके से जो है वो चला। जर्मनी के बाद वो पहुंचा स्पेन, स्पेन के बाद पहुंचा फ्रांस, और फ्रांस के बाद वो फाइनली पहुंचा कहाँ, इंग्लैंड। सॉरी, फ्रांस के बाद नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के बाद इंग्लैंड, फ्रांस के बाद नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड्स के, ये इसका चक्र है कि सबसे पहले रेनेसां इटली, इटली में जब उसने दम तोड़ दिया तो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, और फिर इंग्लैंड में जो है वो पहुंचा है 16th सेंचुरी में। इंग्लैंड में जो है वो पहुंचा लेट 16th सेंचुरी में। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया कि रेनेसां की शुरुआत तो हुई थी उसमें 15th सेंचुरी में, और ये भी किसके साथ हुई थी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ। इट वॉज द जो है ये एक इतिहास की बहुत बड़ी रचना है, एक घटना है कि 1453 में जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे मैंने आपको बताया कि ये रेनेसांस जो है एक नेशनल मूवमेंट बन गया था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जो रेनेसां था, इट वाज अ नेशनल मूवमेंट, और जितने भी लोग जो क्लासिकल लर्निंग में लिखते थे उन्हें ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। ह्यूमनिस्ट क्योंकि जो ग्रीक राइटिंग्स थी वो दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन बीइंग्स रादर थियोलॉजी। वो थियोलॉजी पे यानी कि धर्म पे इतना ध्यान नहीं देती थी जो वो मानव को, उनका जो फोकल पॉइंट था वो था मानव। तो इसीलिए जो क्लासिकल लर्निंग को पढ़ने वाले, क्लासिकल लर्निंग को जो लिखने वाले थे, उन्हें ह्यूमनिस्ट के नाम से जो है वो पहचाना जाता है। तो ह्यूमनिस्ट अगर मैं बताऊं तो जो द scholars who revived classical learning, who revived Greek या classical learning are called ह्यूमनिस्ट। उन्हें ह्यूमनिस्ट, अब ये क्वेश्चन आया भी था, ह्यूमनिस्ट कौन थे? ह्यूमनिस्ट जो है वो थे जिन्होंने क्लासिकल और ग्रीक लर्निंग को रिवाइव करा था, वो लोग ह्यूमनिस्ट थे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ के समय में जो रेनेसां था वो सबसे पीक टाइम पे था। जेम्स वन के समय पे उसमें डिक्लाइन आया, चार्ल्स वन के समय पे वो बिल्कुल ही खत्म जो है वो हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी ये तो मैंने आपको रेनेसांस के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इंग्लैंड में 1485 में क्या हुआ। 1485 में एक नई ट्यूडर हेनरी सेवेंथ के आने से एक नया वंश आया, जो एक नई वंशावली शुरू हुई। कौन सी वंशावली थी? उस वंशावली का नाम था ट्यूडर डायनेस्टी। 1485 में इंग्लैंड में हेनरी सेवेंथ जब गद्दी पर आया तो उसी के आने के साथ ही ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई। हेनरी सेवेंथ का बेटा था हेनरी एट, जो कि इतिहास में इसका काफी जो है हेनरी एट ने जब हेनरी एट ने 6 शादियां जो है वो करी जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ मेल एयर। वो एक मेल एयर जो है वो चाहता था। 1485 में हेनरी सेवेंथ से जो है ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई, और हेनरी एट जो आया है गद्दी पर, हेनरी एट आया 1509 से 1547 तक हेनरी एट गद्दी पर रहा। उसके ने 6 जो है उसने शादियां करी, और उसमें उसके जो 3 ही बच्चे थे, तो उसमें उसका एक ही मेल एयर था एडवर्ड। यहाँ पे तो हेनरी एट के जो 3 बच्चे थे, एडवर्ड 6, मैरी 1 एंड एलिजाबेथ 1। अब इसमें हेनरी एट का क्या है,
हेनरी एट्थ जो है वो माना जाता है कि उसने प्रोटेस्टेंटिज्म को लेकर आया। वो प्रोटेस्टेंटिज्म को लेकर आने का क्या मतलब है कि हेनरी एट्थ जो है, और इवन प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो एडवर्ड सिक्स के समय पर वहां का एक रिलीजन, इंग्लैंड का रिलीजन भी बन गया था। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पोप ने हेनरी एट्थ को, जब हेनरी एट्थ के अपनी पहली वाइफ से जो है वो मेल हेयर नहीं हुआ, जो कैथरीन ऑफ एरगन से, तो उसने जो है पोप से अपनी शादी को एनल करने को कहा, जिससे कि वो दूसरी शादी कर सके। लेकिन पोप ने उसको दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं दी। तो इसीलिए तो उसने हेनरी एट्थ को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जो है क्या करा कि उसने कैथलिक चर्च को, जो रोल ऑफ कैथलिक चर्च है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और उसने जो है ये घोषित कर दिया कि किंग इज द सुप्रीम पावर, किंग ही सुप्रीम पावर है। इसी तरीके से इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन भी जो है वो यही हुआ कि इसमें जितनी भी मोनेस्ट्रीज थी, जितने भी जो उनको ध्वस्त किया जाने लगा, क्योंकि जब इनको ध्वस्त किया गया, पुराने रिलीजन को ध्वस्त किया जाने लगा, तो हुआ ये कि जो भी चीजें जो है वो इनके जो चर्च थे वो रोमन उससे अधिकार से जो है वो हटने लगे। तो ये रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है उसमें चाह रहे थे। तो रिफॉर्मेशन की शुरुआत हेनरी एट्थ ने ही जो है करी थी और वो करने की जो है वो प्रभावित जो हुआ था मार्टिन लूथर किंग से प्रभावित हुआ था, जो जर्मनी में अपना यही रिफॉर्मेशन का मूवमेंट जो है वो चला रहा था। तो इसके बाद हेनरी एट्थ ने अपने आप को जो है वो उसने सुप्रीमेसी जो है अपनी घोषित कर दी कि जो है कि किंग ही जो है वो सुप्रीम है, जितने भी जो ऑर्डर्स है वो किंग ही जो है वो दे सकता है। इसके बाद सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर जो है वो बन सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेनरी एट्थ जो है वो इंग्लैंड में, मैंने आपको बताया कि वो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटिज्म के साथ लेकर आया उसमें, और उसने, क्योंकि वो मार्टिन लूथर किंग से, ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद मार्टिन लूथर किंग। अब ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो इसके हेनरी एट्थ के बच्चों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ी सी डेट्स वगैरह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी। देखिए 1547 में एडवर्ड सिक्स जो है, एडवर्ड सिक्स गद्दी पर बैठा जब वो केवल 9 साल का था। आफ्टर द डेथ ऑफ हेनरी एट्थ, एडवर्ड सिक्स जो है वो गद्दी पर बैठा, 9 साल का था एडवर्ड सिक्स। और वो जेन सिमोर और हेनरी एट्थ का जो है वो बेटा था, इकलौता ही वारिस था वो उसका। 9 साल की एज में वो गद्दी पे बैठा, लेकिन उसके बाद उसे बीमार होने की वजह से, क्योंकि वो एक कमजोर राजा था, बीमार होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और उसके 1553 में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद 1553 में इंग्लैंड की गद्दी पे 5 साल राज करा, जब तक उसकी मौत हुई मैरी वन में। अब ये जो क्वीन मैरी वन थी, ये थी कैथरीन ऑफ आर्गन की बेटी थी, और हेनरी एट्थ और कैथरीन ऑफ आर्गन की बेटी थी। मैरी का एक बहुत फेमस नाम है, इसका को कहते हैं ब्लडी मैरी। अब इसे ब्लडी मैरी क्यों कहते हैं जानिए। एडवर्ड सिक्स जो है वो बिल्कुल भी जो है कैथलिसिज्म के अगेंस्ट था, वो एक प्रोटेस्टेंट था और उसको जो है वो ये चाहता भी नहीं था कि मैरी जो है उसके मरने के बाद गद्दी पर आए। इसके बाद भी थोड़ा सा इसके आगे भी आप लोगों को चीजें बताऊंगी। मैरी जो है, चूंकि उसकी वो जो है एक जो कैथलिक थी और वो जो है वो रिवर्सल चाहती थी, वो प्रोटेस्टेंटिज्म का रिवर्सल चाहती थी। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ये इनका जो है वो अधिकार हो इंग्लैंड के चर्च पे। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि उसने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जलवाया था, मरवाया था उन्हें, इसीलिए इतिहास में उसका नाम ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं एडवर्ड सिक्स पे कि एडवर्ड सिक्स जो है वो क्या चाहता है। एडवर्ड सिक्स ने मरने से पहले अपनी विल करी और उसने कहा कि उसके मरने के बाद जो है सक्सेशन जो है उसकी बहन मैरी वन को नहीं मिलना चाहिए, तो किसको मिलना चाहिए। बीच में इसमें आती है लेडी जेन ग्रे। इसको एक बहुत ही
इसको लेडी जेन ग्रे, और इसके लिए एक और वो यूज किया जाता है कि इसको कहा जाता है, शी इज ऑल्सो नोन एज द 9 डेज क्वीन, क्योंकि ये केवल 9 दिन ही जो है वो क्वीन बनी रही। इसने कब से कब तक, 10 जुलाई से 19 जुलाई 1553 तक ही ये क्वीन बनी। ये एक नोबल वुमेन थी, ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी हेनरी 7 की, और वो ये चाहता था एडवर्ड 6 की उसकी मृत्यु के बाद वो ही रानी बने, क्योंकि वो भी एक प्रोटेस्टेंट थी और उसे पता था कि यदि मैरी गद्दी पर आ गई तो वो दोबारा से जो है वो कैथलिक्स को ही सपोर्ट करेगी, वो ऑर्डर को रिवर्स कर देगी। तो वो ये चाहता था कि उसकी जगह गद्दी पर कौन आए, लेडी जीन ग्रे जो है वो आए, जो मैंने आपको बताया कि वो हेनरी 7 की ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। लेकिन हुआ क्या कि ये जब लेडी जेन ग्रे को बनाया, वो लेडी जेन ग्रे रानी बनी भी, 9 दिन के लिए रानी बनी भी, और वो डिफेक्टो क्वीन थी इंग्लैंड की और आयरलैंड की। लेकिन हुआ क्या कि उसको जो है अचानक से तख्ता पलट गया, जो लोग लेडी जेन ग्रे के फेवर में थे वो भी मैरी के फेवर में हो गए, और उसको जो है वो कैद किया गया, और बाद में उसको 1554 में शी वॉज एग्जीक्यूटेड, उसको मार दिया गया, क्योंकि वो एक पॉसिबल थ्रेट हो सकती थी मैरी के लिए, तो उसको जो है वो मार दिया। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई। इसके बाद ब्लडी मैरी के 5 साल के रेन में ही उसने अपने आप को एक बहुत जो है एक टाइटल दिलवा लिया था, ब्लडी मैरी। इसको लेडी जेन ग्रे को कहा जाता है द क्वीन ऑफ 9 डेज। और उसके बाद एक इसी में ही एक रिबेलियन का जो है वो वर्णन किया जाता है, जिसे याट्स रिबेलियन कहा जाता है। याट्स रिबेलियन है, ये हुई थी 1554 में। एक्चुअली ये क्यों हुई थी याट्स रिबेलियन, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्वीन मैरी फिलिप ऑफ स्पेन से शादी करना चाहती थी। क्वीन मैरी वांटेड टू गेट मैरिड टू फिलिप ऑफ स्पेन, और जो इंग्लैंड के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि कोई एक फॉरेनर जो है वो उन पर राज करे। तो क्वीन मैरी की वो फिलिप ऑफ स्पेन से शादी करने के बिल्कुल अगेंस्ट थे। हालांकि ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिव से जो है प्रभावित एक घटना थी याट्स रिबेलियन, जो 1554 में हुई थी, और इसका मेन एम था क्वीन मैरी को उसकी गद्दी से जो है वो हटा देना। और यहाँ तक ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारा जो है ये कि कौन सी डेट्स बताई है, ये सब जो मैंने आपको बताया है, ये रेनेसांस की युग की एक बैकग्राउंड है, जो मैं आपको बैकग्राउंड आगे के लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करूंगी। और उस बैकग्राउंड के साथ ही मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सा लिटरेचर किस परिस्थिति में लिखा गया, क्या इस लिटरेचर में क्या क्या चीजें बताई गई। क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है वो लिटरेचर से संबंधित है, प्लेग से रिलेटेड भी आते हैं कि प्लेग कब कब आया, प्लेग जो है सेम किसकी डायरी में प्लेग का वर्णन देखने को मिलता है, कौन सी क्वीन को ब्लडी मैरी कहा जाता है, 9 डेज क्वीन कौन सी जानी जाती है। तो ये हम केवल बैकग्राउंड पढ़कर ही जान सकते हैं। तो किसी भी एज को जानने से पहले उसका बैकग्राउंड और फिर उसका लिटरेरी बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया और आगे इसी लेक्चर की सीरीज कंटिन्यू होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।